अब वो मुझे देख के कह रहा है कि आप मैच नहीं हो रहे पासपोर्ट से, तो हमको थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा अलग कंप्यूटर पे जाके। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मलेशिया। ये पूरा ना स्कॉच का स्टोर है। मैं अभी कहीं बैठ जाता हूँ, उसके बाद में आपसे डिटेल में सारी बातें करता हूँ कि मेरे साथ में अभी क्या हुआ। अब इन तीनों कंट्री से होते हुए मलेशिया आ रहे हो तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। अब एकदम से इतना फ्लक्चुएशन कि कहाँ मैं 14,000 का टिकट देख रहा हूँ, 15,000 का टिकट देख रहा हूँ, और अचानक से वो मुझे टिकट दिखाई दे रहा है 6,500 का। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई सुबह में, एक नए दिन में। बैंकॉक होटल से मैं निकल गया हूँ और अभी मैं मूव कर रहा हूँ मलेशिया की तरफ, एक नई कंट्री। मैं यहाँ से थाईलैंड से सीधा मलेशिया जाऊँगा। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 7:40। हालांकि मेरी फ़्लाइट लगभग 1 बजे की है, लेकिन मैंने सोचा कि होटल में बेकार पड़ा रहूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना धीरे धीरे निकल जाते हैं। और अभी क्राउड वगैरह भी नहीं मिलेगा, हालांकि आज मंडे है तो मंडे को ऑफिस वगैरह मिलते हैं। लेकिन समय से पहुंच जाऊंगा एयरपोर्ट तो ज़्यादा सही है। कहीं कुछ इश्यू हो जाता है समटाइम एयरपोर्ट पर, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है अगर कोई इशू हो रहा है तो। इसलिए हमारे पास टाइम होना चाहिए इतना कि हम उससे रिजॉल्व कर सकें। तो अभी मैं मलेशिया के लिए जा रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मलेशिया। वैसे सब ठीक ठाक है, बस मेरे को एक पंगा लग रहा है। मेरे जो टिकट है उसमें मैंने देखा कि उसके अंदर केबिन बैग और चेक इन बैग, इनकी डिटेल्स नहीं है। तो अभी देखते हैं वहाँ क्या होता है जाके। हालांकि मैं केबिन बैग तो नहीं करता हूँ, मैं चेक इन बैग में अपना बैग रख लूँ, ऐसे ही रख लेता हूँ। और देखते हैं वहाँ कुछ इश्यू होता है तो उसके लिए मैं पहले से ही टाइम लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। हो सकता है वो मेरे से पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करें मेरे बैग की, क्योंकि टिकट तो काफ़ी सस्ता मिल गया था मेरे को 6,500 का टिकट मिल गया बैंकॉक से कुआलालंपुर। काफ़ी सस्ता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग सरप्राइज़ हो रहे होगे, लेकिन ये सच में हुआ। मुझे 6,500 का टिकट मिल गया और उस टाइम तो मैंने बुक कर दी जल्दी में, मैंने डिटेल चेक नहीं करी। तो उसमें शायद अभी मेरे को देखना पड़ रहा है कि उसके अंदर केबिन लगेज और चेक इन लगेज की कोई डिटेल नहीं है। तो अभी मैं नाना बस स्टेशन की तरफ को जा रहा हूँ। मेरे होटल के जस्ट नियर अबाउट ही था, 5 मिनट का वॉक था। और मैं वहाँ से फिर सीधा एयरपोर्ट के लिए दूसरी मेट्रो पकड़ूँगा, नाना से पाया थाई, और पाया थाई से एयरपोर्ट जो आपका स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है वहाँ। ये सामने देख रहे हो आप, ये पूरा ना स्कॉच का स्टोर है। मैं इसके बैक साइड में खड़ा हूँ स्टोर के, और कितनी सारी बॉटल्स लगी हुई हैं यहाँ पर। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि एयरपोर्ट पे इतनी सारी दारू क्यों बेचते हैं लोग। हर एयरपोर्ट पे जाओ कहीं भी, वहाँ दारू इस तरह से बिक्री होती है जैसे हमारे यहाँ लंगर लगता है, भंडारा हो रहा होता है, और बहुत सस्ती मिल रही है। मतलब जो सिटी में रेट है उससे आधे रेट में मिल जाती है एयरपोर्ट पर, ड्यूटी फ्री। काफ़ी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। ये सारे ब्रांड रखे हुए हैं एक से एक, सब कॉस्टली ब्रांड हैं, लेकिन ये आराम से मतलब 6,000 रुपये वाली बोतल यहाँ 2,500-3,000 की मिल जाएगी। जैक डैनियल रखी है नीचे, जैसे देखिए जेंटलमैन जैक। और दारू पीने के बाद कोई कैसे जेंटलमैन रह सकता है। फाइनली मैं आ चुका हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है मलेशिया के लिए। और मैं फ़र्स्ट टाइम कंट्री टू कंट्री ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी घबरा रहा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ना ही मैंने किसी से कोई हेल्प ली। मैं खुद ही ट्रैवलिंग अपनी प्लान करके निकल गया। मैंने कंट्री टू कंट्री बहुत सारे टिकट करवाए हैं। मैंने मलेशिया से मैं जाऊँगा वियतनाम में होचिमिन, और होचिमिन से 3 दिन के बाद मैं जाऊँगा हनोई। अभी मेरे साथ में थोड़ा कुछ पीछे हुआ, मैं कहीं पे जगह देख के ना बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे साथ में अभी पीछे क्या क्या हुआ है। और यहाँ पर मतलब इंडिया में तो कोई मुझे प्रॉब्लम आती नहीं है एयरपोर्ट पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे को आउट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर 2 बार मुझे टोका गया है किसी वजह से। मैं अभी कहीं बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे डिटेल में सारी बातें करता हूँ कि मेरे साथ में अभी क्या हुआ। तो फाइनली मैं अपने गेट नंबर 4 के पास आके बैठ गया हूँ।
जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहीं पर फ़्लाइट लगेगी। ये मेरे पीछे गेट नंबर 4 है और यहीं से मेरी फ़्लाइट है कोलालमपुर के लिए। और थोड़ा पंगा हो गया था, मैं थोड़ा डर रहा था आते। पहले तो चलो मैं बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ में। प्रॉब्लम ये थी, मुझे 2 तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। पहली कि मेरे को मलेशिया जाने पर ऑन अराइवल वीज़ा मिल पाएगा या नहीं। तो मुझे ऑनलाइन ऑन अराइवल वीज़ा चाहिए था मलेशिया का, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी और मुझे थोड़ी जानकारी ये मिली कि अगर आप इंडियन हैं और आप मलेशिया जाना चाहते हैं तो आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन वीज़ा करा लो या फिर आप ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो अगर आप इंडियन हो और मलेशिया जाना चाहते हो। बट आप डायरेक्ट मलेशिया नहीं जा सकते हो, आपको वाया थाईलैंड या सिंगापुर या एक और जगह है ब्रुनई, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये भी एक छोटी सी कंट्री है ब्रुनई, ये एशिया में आती है। तो अगर आप इन तीनों कंट्री से होते हुए मलेशिया आ रहे हो तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा ईज़िली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी सी प्रॉब्लम और ये है कि आपके पास में कम से कम $250 से $500 होने चाहिए, आपको शो करने पड़ सकते हैं पैसे वहाँ पर, और यहाँ पर भी थाईलैंड में भी। तो आपके पास थोड़ा कैश होना चाहिए, डॉलर में $250 से $500। और इसके अलावा आप अगर थाईलैंड से आ रहे हो ट्रैवल करके या सिंगापुर से आ रहे हो तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ मैंने अपनी क्लियर कर ली कि मैंने थाईलैंड के थ्रू अपना टिकट कराया मलेशिया का। मेरा 2 दिन का थाईलैंड में स्टे था और यहाँ से फिर मैं मलेशिया जा रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने क्लियर कर ली। फिर मैंने $500 भी अपने साथ में कैरी कर लिए थे ताकि मैं वहाँ पर शो कर सकूँ। थाईलैंड के लिए भाट मैं अलग लेके आया था ताकि मेरे डॉलर वेस्ट ना हो, यहाँ पर मुझे सारे डॉलर वहाँ शो करने मलेशिया में, तो ईजी रहेगा। दूसरा, आपके पास में रिटर्न टिकट जरूर होना चाहिए। आप जिस कंट्री से भी होते हुए, जिस कंट्री के थ्रू भी, 2-3 कंट्री के थ्रू आप जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आपके पास फाइनली एक रिटर्न टिकट जरूर होना चाहिए वापस इंडिया आने का। अगर आप इंडियन वीज़र हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से चलते हो तो आपके पास, आप 4 की जगह 40 कंट्री घूम लो, लेकिन आपके पास में फाइनली रिटर्न टिकट होना चाहिए। और हर कंट्री में ऑन अराइवल वीज़ा होता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ कंट्री में एंट्री ना मिले। उन सब के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा बनवाना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन वीज़ा आप पहले से कैरी करके जाओ। जिस कंट्री का ऑनलाइन वीज़ा नहीं बन सकता, आपको मैनुअली पहले बनवाना पड़ेगा। जिन डेट में आपको जिस कंट्री में जा रहे हो उसका पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। तो मैं अपनी प्रॉब्लम पे वापस आता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरा जो टिकट था वो बैंकॉक से कोलालमपुर का था। मैंने वो, जब मैं इंडिया में था तभी मैं जो प्लान कर रहा था अपने सारे टिकट्स में, उसी टाइम मैंने पहले इंडिया से थाईलैंड का टिकट कराया और थाईलैंड से फिर मैंने कोलालमपुर का टिकट में करवा रहा था। तो रेट्स में, उनके टिकट के प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा था। कभी वो टिकट 12,000 का दिखाता था और जब मैं बुकिंग करने के लिए फाइनलाइज पेज पे जाता था तो वहाँ पर अचानक से 15,000 रेट हो जाता था। और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा था, क्योंकि जब मैं स्काई स्कैनर पर सर्च मारता था तो वहाँ पर आता था 12, 12,500 का टिकट आता था। और जैसे ही मैं फाइनलाइज़ करता था, अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें फिल करता था, वो फाइनलाइज़ होकर पेमेंट शो होती थी तकरीबन 15,000 रुपये। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि 3,000 रुपये फालतू ले रहा है, लेकिन या तो वो मुझको पहले ही 15,000 का टिकट दिखा दे, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा था ऐसे ही। और फिर मैं मेक माई ट्रिप से भी मैंने ट्राई किया, booking.com से भी मैंने ट्राई किया, हर जगह यही ड्रामा हो रहा था। कहीं पे एग्जैक्ट 18,000 का टिकट आ रहा था, कहीं 14,000 का टिकट आ रहा था। मतलब थाईलैंड से कोलालमपुर का तकरीबन 2.5 घंटे का रन है, 2.5 घंटे बाई एयर, और इसका जो है टिकट वो दिखा रहा है 14,000, 15,000। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इंडिया से हम थाईलैंड आते हैं, 4.5 घंटे की फ़्लाइट है और उसका टिकट इजीली आ जाता है 10-12 हज़ार में, 12,000 तक का सिंगल वे, 1 वे की बात कर रहा हूँ मैं। तो 12,000 में 1 वे मिल जाता है। अब ये थाईलैंड से कोलालमपुर के लिए 1 वे टिकट मुझे दिखा रहा है 15,000 का, 14,000 का, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। खैर, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया और मैं 3 सितंबर के लिए टिकट सर्च कर रहा था और फिर अचानक से मेरे माइंड में एक ऐसी चेंजेस आया कि क्यों ना मैं अपना एक दिन चेंज करके देखूं, मतलब अपनी जर्नी। मैं 3 सितंबर की ट्राई कर रहा था टिकट, तो मैंने सोचा मैं 4 सितंबर की ट्राई करके देखता हूं। तो मैंने अपनी जर्नी 4 सितंबर की फिल करके टिकट सर्च मारा, तो मुझे फिर टिकट शो हो गया 6,500 का।
अब एकदम से इतना फ्लक्चुएशन कि कहाँ मैं 14,000 का टिकट देख रहा हूँ, 15,000 का टिकट देख रहा हूँ और अचानक से वो मुझे टिकट दिखाई दे रहा है 6,500 का। अगर किसी भाई को यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपना इनवॉइस आपको दिखा दूंगा, इनवॉइस में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हो। तो लगभग मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है फिगर, लेकिन लगभग 6,500 की फ़िगर थी। 6,500 का टिकट मुझे थाईलैंड से कुआलालंपुर का शो हुआ। मैंने बिना कुछ देर लगाए भाई मैंने फ़ौरन टिकट बुक कर दिया। मैंने कहा कहीं ये भी कुछ चेंज हो जाए उससे पहले टिकट बुक करो। मैंने फ़ौरन टिकट बुक कर दिया। कल रात मैं चेक कर रहा था अपना टिकट कि मेरा टिकट कितने बजे है समथिंग, क्योंकि माइंड से स्लिप हो गया था मेरे टाइम कि सुबह मेरी फ़्लाइट है, कितने बजे की फ़्लाइट है। तो मैं टिकट चेक करने लगा तो उस टिकट में मैंने देखा कि मेरे टिकट में ना तो कैबिन लगेज की डिटेल आ रही है ना चेक इन लगेज की डिटेल आ रही है। अब मैं परेशान हो गया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फ़्लाइट है जिसके अंदर आप कैबिन लगेज नहीं ले जा सकते। हो सकता है ऐसा हो कुछ, जैसे चार्टर्ड फ़्लाइट होती है उनके अंदर आप जो है चेक इन लगेज नहीं होता है, सिर्फ कैबिन लगेज होता है। और कैबिन लगेज की भी थोड़ा है कि 5-6 किलो तक का ही जा सकता है। लेकिन 5-6 किलो भी जाता तो है ना, ये मेरे को थोड़ा सा आइडिया था कि 5-6 किलो भी जाता तो है। तो अब ये मुझे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे टिकट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है कि भाई कि मैं कितना चेक इन लगेज ले जा सकता हूँ, कितना कैबिन लगेज ले जा सकता हूँ। तो मैं बड़ा डाउट में था। खैर मेरे पास एक ही बैग था और मैं यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचा बोर्डिंग पास कराने के लिए। तो वहाँ पर मैं थोड़ा डर भी रहा था कि अभी ये बोलेगा। तो मैं बोर्डिंग करा रहा था जिस टाइम, उसने मेरे सारे टिकट चेक किए, रिटर्न टिकट चेक किया, मैं कहाँ से कैसे जाऊँगा, कुआलालंपुर से वियतनाम में जाऊँगा और वहाँ से होता हुआ वापस इंडिया जाऊँगा। उसके बाद में उसने मेरे से होटल की बुकिंग मांगी कि आपके सारे होटल्स बुक हैं हर जगह। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने वो पूरा जो मेरा पुलिंदा था गट्ठर था फ़ोटो स्टेट कॉपी का, टिकट का और होटल्स का, वो मैंने पूरा उसको दे दिया हाथ में। ले भाई तू आराम से देखता रहे कि मैंने कहा ये सारे टिकट हैं मेरे, सारे मेरे होटल्स हैं, आप आराम से चेक कर लो। तो देखता रहा, चेक करता रहा। फिर वो बोला कि आप जो है एक काम करो, मुझे आपके पास कैश कितना है आप ये दिखा दो। फिर मैंने उसे कैश निकाल के दिखा दिया $500। तो उसने हाथ नहीं लगाया, उसको कह रहा आप खुद गिन दो मैं काउंट कर लूँगा, मतलब हाथ नहीं लगा रहा था वो मेरे कैश को। फिर मैंने मेरे 100 के 5 नोट थे मेरे पे $100 के, वो मैंने उसको शो कर दिए। तो वो खुश हो गया, कह रहा चलो ठीक है आपके पास में है, मनी है, आपके पास होटल बुकिंग है, सब कुछ, आप जा सकते हो मलेशिया। उसके बाद में उसने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास लेने के बाद में मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ कि चलो यार बोर्डिंग पास तो मिल गया, अब क्या दिक्कत आएगी, अब तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ चेकिंग के लिए, मतलब मेरा बैग का जो सिक्योरिटी चेक होता है, बैग का और हमारी पूरी बॉडी का सिक्योरिटी चेक होता है। वहाँ पर जाकर मैंने अपना सारा सामान रख दिया ट्रे के अंदर, शूज़ वूज़ सब निकलवा लेते हैं भाई वो, बेल्ट सब। उसके बाद में मेरा बैग आता है वो साइड से, वो कहते हैं इसके अंदर साइड में क्या रखा है। मैंने भाई साइड में तो कुछ भी नहीं रखा, मैंने अपना पावर बैंक वगैरह सब कुछ निकाल के पहले ही बाहर रख दिया था। तो उसके अंदर मेरा रखा था डीओ, जो कि मेरे पास मतलब मैं सिर्फ उसी ब्रांड का डीओ यूज़ करता हूँ, मुझे कोई और डीओ समझ में नहीं आता। अब वो रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर उस डीओ का नाम नहीं लूँगा, पता नहीं कि कहीं कॉपीराइट लग जाए यूट्यूब में बड़ा पंगा है भाई कॉपीराइट का। तो उस डीओ को मैं बोलती है कि आप ये नहीं ले जा सकते हो, आप 100 ml से कम है ये। अब ये मुझे सीन समझ में नहीं आता, ये 100 ml से कम है क्यों नहीं ले सकते भाई? अगर 100 ml से ज़्यादा ले जा सकते हैं क्या? यानी कि 1-2 किलो मैं डीओ लेके चलूँगा क्या? अब डिओड्रेंट इतना चलता होगा आदमी लेके, थोड़ा बहुत छोटी बॉटल में कितना आता है, जरूरी थोड़े 100 ml का ही लेके चलोगे, वो पूरी वो बॉटल भरी रहेगी। अरे यार मैं यूज़ करूँगा तो कम तो होगा वो, लेकिन नहीं भाई। खैर मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा ठीक है आप निकाल सकते हो इसको। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार लास्ट टाइम मैं लगा लूँ क्या इसको, तो वो हंसने लगी। फिर मैंने एक बार अपना डिओड्रेंट लगाया थोड़ा, लास्ट टाइम यूज़ करके मैंने उसे दे दिया। मैंने ले भाई तू मेरी तरफ से गिफ्ट रख ले। अच्छा मैं वहाँ से निकला, मैं और रिलीफ़ हो गया कि चलो यहाँ से भी हो गई, क्योंकि मेरी मेडिसिन वगैरह मेरे बैग में थी। तो मतलब थोड़ी बहुत मेडिसिन रखनी पड़ती है ट्रैवलिंग पे जब हम होते हैं, एसिडिटी की या मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो मैं उसके लिए मेडिसिन रखता हूँ। वैसे बहुत दिन हो गए मेरे को माइग्रेन उठा नहीं है, टच वुड लेकिन मैं टैबलेट फिर भी अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि उसका अटैक बड़ा गंदा लगता है मुझे। तो और भी 2-1 मेडिसिन साथ में रखनी पड़ती हैं। जो भी ट्रैवलिंग करते हैं सोलो उनको पता होगा, उनको आइडिया होगा कि मेडिसिन रखनी पड़ती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है एयरपोर्ट पे ये प्रिस्क्रिप्शन मांग लेते हैं, तो मेरे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन थी नहीं। उन मेडिसिन नॉर्मल सी मेडिसिन है उनकी, क्या मैं प्रिस्क्रिप्शन रखूँ भला। तो मुझे लग रहा था ये इसको निकालेगी, लेकिन मेडिसिन के लिए उसने कुछ नहीं बोला। और फिर मैं वहाँ से निकल के गया हूँ पासपोर्ट कंट्रोल पे।
जहाँ पे हमारे पासपोर्ट का रीस्कैन होता है और हमारी फिंगर के स्कैनिंग की जाती है। फिर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और मैं देखता हूँ कि बंदा 2-3 बार मेरा स्कैन कर रहा है, मेरे को मतलब मेरी फिंगर स्कैन हो रही है या मेरे पासपोर्ट को कर रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा था। फिर उसने मुझको बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा साइड में आ जाओ। फिर वो मुझको साइड में लेके गया दूसरे ऑफिस में। अब मैंने उसको बोला, मैंने सर व्हाट हैपन, तो कहता है नो इट्स जस्ट नॉर्मल रूटीन, आप होता है सम टाइम ऐसा। मैंने कहा भाई कैसा होता है ये तो बता दो। अब उनकी इंग्लिश भी ऐसी होती है, मुझे उनका इंग्लिश का एक्सेंट समझ में नहीं आता। अब मैं तो बात कर रहा हूँ, अब वो जो थाई लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके बोलते हैं, तो मुझे ना उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उनके वर्ड्स की, वो मैं आधी समझ में आती है, मतलब थोड़ी स्लो समझ में आती है। खैर मैं कोशिश कर रहा था ये क्या बोल रहा था। उसने बोला कि आपका पासपोर्ट पे जो फ़ोटो है और अभी आप जैसे हो वो मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेरे पासपोर्ट को 4 साल हो गए हैं, मैंने रिन्यू कराया था। तो जब मैंने रिन्यू कराया था पासपोर्ट, उस टाइम में क्लीन शेव था, उससे पहले मैं बीएड था मेरे। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं उस टाइम पे क्लीन शेव था 2019 में। तो मेरा जो पिक्चर है पासपोर्ट पे क्लीन शेव है और मैं अभी बीएड रखता हूँ, सबको पता है। अब वो मुझे देख के कह रहा है कि आप मैच नहीं हो रहे हो पासपोर्ट से, तो हमको थोड़ा सा ना चेक करना पड़ेगा अलग कंप्यूटर पे जाके। मैंने भाई कर ले कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरा वहाँ 15 मिनट ख़राब किए मेरे। एक लेडी आई, उसने मेरा जो है डिटेल पूछी, दोबारा स्कैनिंग करी मेरे हाथों की फिंगर की, और मेरा पासपोर्ट का फ़ोटो खींच के उसने अलग से रख लिया, मतलब स्पेशल केस में कुछ डाल दिया हुआ कि इस बंदे का थोड़ा ध्यान रखना है। खैर फिर फाइनली, लेकिन हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया से बाहर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ तो वो लोग आपसे मिसबिहेव नहीं करते हैं। मतलब एशियन कंट्री में, मैं यूरोप में तो कभी गया नहीं हूँ, कुछ मैंने इंसिडेंट सुने कि वहाँ पर इंडियंस के साथ में किसी कंट्री में बहुत गंदा बिहेव होता है। तो यहाँ पर आपसे बहुत ही प्यार से, बहुत ही तमीज़ से, बिल्कुल इतनी इज्जत से बात करेंगे जैसे आप इनके दामाद हो इतनी इज्जत दे के बात करते हैं लोग और अच्छा लगता है। मतलब अपने आप को ऐसा फील नहीं होता कि आपने कोई गलती कर रखी है। अगर आपने कोई गलती भी कर रखी है तो आपकी हेल्प करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो बस यही सब था। मैं अभी थोड़ा रिलैक्स हूँ। अभी एक छोटी सी और रह गया है कि मलेशिया में जाके मुझे ऑन अराइवल वीज़ा लेना है। वहाँ लाइन वाइन होगी और भी बहुत से लोग होंगे, क्योंकि मलेशिया आने वाले सिर्फ मैं अकेला तो हूँ नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से है ना लोग आते हैं, तो सबको ऑन अराइवल वीज़ा वो देते ही होंगे। तो वहाँ भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती होगी, आई एम श्योर। तो बस वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, देखते हैं क्या है। अब वहाँ की करेंसी तो मेरे पास में है नहीं फ़िलहाल, तो वो या तो डॉलर में पेमेंट ले लेंगे वीज़ा की, या फिर मैं वहाँ पे थोड़े से पैसे एक्सचेंज करा लूँगा थोड़े कम, क्योंकि एयरपोर्ट पे ना मनी एक्सचेंज कराने का चार्जेस ज़्यादा लेते हैं ये। अब सिटी में कराएंगे तो कम लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े $100 को मैं एक्सचेंज करा लूँगा। मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, थाईलैंड की करेंसी है भाट। मैं अपनी सभी वीडियो में भाट में आपको रेट बताता हूँ। तो जो मलेशिया की करेंसी है वो रिंगिट है, तो मैं वहाँ रिंगिट एक्सचेंज करा लूँगा और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ऑन अराइवल वीज़ा मैं कैसे ले पाता हूँ और कैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आगे आपको उसके बारे में दूसरी वीडियो में बताऊँगा। मतलब फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट अभी यहाँ पर है, मुझे 2 घंटे वेट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें, देखते रहें, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और मैं आपको जो भी कच्चा पक्का दिखाता हूँ, बताता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता होगा। और सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, और मतलब इंडिया के भी हैं, इंडिया से बाहर के लोग भी कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप लोगों का एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।